Good evening, everyone. Myself, Santosh Chaube. Let's begin today class of current affairs. चलिए आज के हम लोग करंट अफेयर्स की क्लास शुरू करते हैं. हरि ओम. ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहे तेजस्विनो अवधितमस्तु माँ विदुष्वावहे. हे परमपिता परमेश्वर, आप हम दोनों गुरु शिष्यों की रक्षा करें, हम दोनों का पोषण करें, हम दोनों को ऊर्जावान बनाएं और हम जिस किसी भी ज्ञान की प्राप्ति करें उससे हमारे जीवन में तेज की वृद्धि हो और हमारे बीच में किसी प्रकार का कोई विद्वेष भी उत्पन्न न हो. तो देखिए, आज की जो हम लोग क्लास शुरू करने वाले हैं करंट अफेयर्स की, इसमें मैं सबसे पहले आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ. देखो, आप चाहे किसी भी लेवल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और यदि उसमें जनरल स्टडी या सामान्य अध्ययन कोई विषय के रूप में है, तो आप ये समझ लो कि इफ़ यू डोंट हैव ए फर्म ग्रिप ऑन द करंट अफेयर्स देन यू आर नॉट गोइंग टू गेट थ्रू. यदि आपको जो करंट अफेयर्स है, यदि करंट अफेयर्स पर आपकी पकड़ मजबूत नहीं है तो आप सामान्य अध्ययन में कभी भी अच्छा नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो आप ट्रेडिशनल जीएस पढ़ते हो वो तो बच्चे को जानकारी हो गई अब. और जाहिर सी बात है कि जितने भी आपके क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, क्योंकि देखो ये जो समान अध्ययन है यह एक महासागर की तरह है और इस महासागर से आपको निकालना है कुछ मोतियों को चुन करके. और यह जो मोती आप चुन तभी पाओगे जब आपको सामान्य जो जागरूकता है, जो करंट अफेयर्स है या जो अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस है, उसके बारे में आपको ठीक ठाक जानकारी होनी चाहिए. तो आपकी चारों ओर जो घटनाएं घट रही हैं और जिन घटनाओं का राष्ट्र पर, समाज पर, किसी जाति पर, धर्म पर व्यापक प्रभाव पड़ रहा हो, ऐसी घटनाओं को ही जो कमीशंस हैं वो कमीशंस ऐसी घटनाओं को पर नज़र रखते हुए और उनसे प्रश्न बनाते हैं. इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आप सीरियसली तैयारी करना चाहते हो तो इसको बहुत ही सीरियस तरीके से आप इस विषय को टेकअप करो. चलिए हम लोग आज की क्लास जो है अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं. हाँ, चलिए देखो, आपके थंबनेल में आप देख रहे हो कि एक हाथी है और हाथी के साथ में एक सर्प भी है. आपको जानकारी होनी चाहिए कि भारत में अगर हम लोग एशियन एलिफेंट की बात करें जो हमारे यहाँ पाया जाता है, तो ये हाथी जो है ये पूरी दुनिया के 60% थे. लेकिन वाइल्ड लाइफ के द्वारा 2022 में जो आंकड़े जारी किए गए बड़े दुखद तरीके के आंकड़े हैं. यह बताया गया कि भारत में जहां पे हाथियों के 50 से 60 हज़ार होने का अनुमान थे, अब इसकी संख्या मात्र 27,000 बची है. अर्थात भारत में पूरी दुनिया की बात करेंगे तो 30% ही हाथी रहते हैं. इसी प्रकार से हम लोग सर्पों की बात करें तो भारत में जो सर्प पाए जाते हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए कि भारत में पूरी दुनिया के 12% रेप्टाइल्स अर्थात सरीसृप पाए जाते हैं और इनमें से बहुत सारे सरीसृप होते हैं जो बेचारे निरीह होते हैं. भारत में सिर्फ 10% ही ऐसे सांप हैं, सर्प हैं जो जहरीले हैं, बाकी बाद में कोई जहर नहीं होता. और देखो, सब क्या, चाहे वो जहरीला हो चाहे वो जहरीला ना हो, सबको अपने अपने हैबिटेट है, सबको अपने अपने रहने की जगह है. और उस जगह पर यदि आप जाओगे और उसका अतिक्रमण करोगे तो जाहिर सी बात यह है कि वो आपको किसी न किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, या नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं भी करेंगे तो आपके उनके एनक्रोचमेंट से उनको नुकसान पहुंच जाता है. और यही कारण है कि वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के द्वारा किसी भी प्रकार के जीव को मारने पर जो है वो प्रतिबंध लगाया गया है और उसमें कैटेगरी बनाई गई है जिसमें कुछ ऐसे कैटेगरी के जीव हैं, अगर उनको मारोगे तो 3 वर्ष तक के कैद, 30,000 जुर्माना या फिर दोनों के प्रावधान क्या किए गए हैं. तो आज की हम लोग की जो क्लास शुरू होने वाली, ये क्लास जो है एक क्वेश्चन से शुरू होता है और उसका जो संबंध है वो वाइल्ड लाइफ से है. चलिए हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन आरंभ करते हैं.
तो आपके स्क्रीन पर यह आ गया पहला प्रश्न। यह आपके स्क्रीन पर आ गया पहला प्रश्न। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में भारत के किन राज्यों को जोड़ने वाली सड़क में सड़कों तथा हाथियों के लिए विशेष प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। और दिस इज द फर्स्ट टाइम इन इंडिया दैट वी आर हैविंग स्पेशल प्रोविजंस फॉर स्नैक्स एंड एलिफेंट्स इन रोड्स। जो सड़कें हैं वहाँ पे हाथियों और सर्पों की रक्षा करने के लिए विशेष प्रकार के प्रावधान किए जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है, 4 विकल्प आपके पास है कि वह सड़क कौन सी है। उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड को जोड़ने वाली सड़क, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाली सड़क, छत्तीसगढ़ तथा झारखंड को जोड़ने वाली सड़क, या उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली सड़क। आप अपने जो विकल्प है उसको कमेंट बॉक्स में टाइप करें, तब तक मैं इसके बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत में हाथियों की जो संख्या है वह दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही है। और दूसरी बात, हम लोग सर्पों को लें तो भारत में निरीह सर्प जो है वो बहुत ज़्यादा अधिक मारे जाते हैं। कुछ तो हम लोग जानबूझ के मार देते हैं और कुछ जो है वो अनजाने में शिकार हो जाते हैं। खास करके सड़कों पे इनको कुचल दिया जाता है गाड़ियों के द्वारा। अब जंगल उनका रहने का घर है और आप जंगलों से एक रास्ता बनाओगे तो जाहिर सी बात है वो कभी न कभी उस रास्ते से गुजर जाएंगे और तेज़ रफ्तार से आती हुई गाड़ियाँ उनको कुचल करके आगे निकल जाती है। तो भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक सड़क बनाई जा रही है और वह सड़क जोड़ेगी आपको छत्तीसगढ़ के रायपुर से वह झारखंड के धनबाद को जोड़ने वाली सड़क है। भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत यह सड़क बनाई जा रही है। 627 किलोमीटर लंबी सड़क है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 627 किलोमीटर लंबी सड़क है, यह सड़क जो है इसका 30% जो भाग है वह घने जंगलों से भरा हुआ है। और कोरबा जिले से जो उरगा गांव है वहाँ से लेकर के पत्थल गांव जिला तक में जो जसपुर नगर है, मतलब कि उरगा गांव से लेकर जसपुर नगर तक जो 88 किलोमीटर लंबी सड़क है, यहाँ पर ये केवल घने जंगल हैं। और इन घने जंगलों में हाथी और जो सर्प हैं उनके कुचलने के बहुत ज़्यादा खतरे हैं। और ऐसे भी वहाँ पे जो सड़क बनी हुई है उस सड़क पर आपको वहाँ पर उसको नागदेश भी कहा जाता है। वहाँ पे आपको बहुत सारे जो है वो सांप दबे कुचले मिलते हैं। और कभी कभी हाथी जो है वो रास्ते पे आकर खड़ा होता है तो सड़क भी जाम हो जाती है। और कभी कभी तो हाथी भी जो है वह टक्कर का शिकार हो जाते हैं। तो इनको एकदम सेफ पैसे दिया जाए, ये कभी भी उस हाईवे पे ना पाए, तो इसके लिए क्या किया गया कि जगह जगह पे अंडरपास बना दिए गए। हाथियों के हाइट से थोड़े से ऊंचे अंडरपास बना दिए गए ताकि सड़क को पार करने के लिए उनको जरूरत न पड़े, तो सड़क के नीचे पार हो जाए। और हाथियों के लिए जगह जगह पर ह्यूम पाइप लगाए गए बड़े बड़े, ताकि सांप जो है वो पाइपों से चले जाएं, उनको सड़क पे आने की जरूरत न हो। इस प्रकार से आपके पहला जो प्रश्न था कि भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत में पहली बार किस सड़क को किस राज्यों को जोड़ने वाली सड़क पे हाथियों के लिए और सर्पों के लिए विशेष प्रकार के प्रावधान किए जा रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ था झारखंड। मतलब इसका जो आपका आंसर है, ये आंसर आपका जो सही होगा वो आपका आंसर सही हो गया सी विकल्प। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो गया वो हो गया सी, वो हो गया सी। मैं बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में यह सड़क जोड़ेगी रायपुर से सड़क जो है यह सड़क धनबाद को जाएगी। और यह जो सड़क है भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाई जा रही है, यह 627 किलोमीटर लंबी सड़क है। 627 किलोमीटर लंबी सड़क है जिसका लगभग 30% जो भाग है वह जंगलों से आच्छादित है, जहां पे बहुत अधिक मात्रा में सर्प रहते हैं, इसको नागदेश कहा जाता है। सर्प देश रहते हैं और सर्प के साथ साथ वहां पे हाथी भी रहते हैं। तो उन हाथियों को कुचलने से बचाने के लिए, सर्पों को भी कुचलने से बचाने के लिए क्या किया जा रहा है कि जो सड़कें हैं उन सड़कों के नीचे से
अंडरपास बना दिए जा रहे हैं या फिर पाइपें लगाई दी जा रही बीच बीच में, जिसको ह्यूम पाइप कहते हैं, ताकि सांप वहां से निकल जाए और जो हाथी है जो अंडरपास बनाए जाएंगे, हाथी उससे उससे पार चला जाए। तो इस प्रकार से आपका जो पहला प्रश्न था कि for snakes and elephants, in which roads connecting two states of India, special provisions are provided for them। निम्नलिखित में से भारत के किन राज्यों को जोड़ने वाली सड़क में सर्पों तथा हाथियों के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, छत्तीसगढ़ था झारखंड, छत्तीसगढ़ था झारखंड। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला प्रश्न है, किस सत्र से एनसीईआरटी की नई पुस्तकें नई शिक्षा नीति के अनुसार चलाई जाएंगी? किस सत्र से एनसीईआरटी के लिए पुस्तकें नई शिक्षा नीति के अनुसार चलाई जाएंगी? 2023-24, 2024-25, 2025-26, 2026-27। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करो, तब तक मैं इसके बारे में बता देता हूं। देखिए यहां पे आपको पता है एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, मतलब इसका यह हो गया कि राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी है। तो एनसीईआरटी के बारे में आपको जानकारी होगी कि देखो एनसीईआरटी जो है इसके लिए भारत की सरकार ने 1961 में 1961 में जो शिक्षा के क्षेत्र में 8 संगठन थे उनको मिला करके एनसीईआरटी की स्थापना की गई। एनसीईआरटी देखो क्या है कि एनसीईआरटी एक ऐसी संस्था है जो भारत में मानक पुस्तकों का निर्माण करती है, और यह पुस्तक जो है अनुसंधान रिसर्च के माध्यम से लिखे जाते हैं, और सीबीएसई बोर्ड जो है वो सीबीएसई बोर्ड के लिए ये किताबें लिखती है। हालांकि बाद में बहुत सारे भारत में 14 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने एनसीईआरटी को एडॉप्ट कर लिया, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि और तमाम राज्य जो है यह एनसीईआरटी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनके लिए भी पाठ्यक्रम जो है उनके पाठ्यक्रम को भी उससे जोड़ करके उनके लिए पुस्तकें तैयार की जाए। तो एनसीईआरटी जो है वो एनसीईआरटी क्या करती है, वो मानक पुस्तकों का निर्माण करती है। आपको जैसे जानकारी है कि 2020 में भारत की वर्तमान सरकार ने एक नई शिक्षा नीति लेकर के आई। उस नई शिक्षा नीति में का सबसे बड़ा जो मोटो है, सबसे बड़ा उद्देश्य है वो यह है कि सिर्फ किताबी ज्ञान वाले नहीं, बल्कि जो लोग स्किल के माध्यम से भी यदि वह कोई भी ज्ञान की प्राप्ति करते हैं तो उनके लिए सरकारी नौकरियों में जगह होनी चाहिए। शिक्षा को हम ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहारिक बनाएं, शिक्षा को अधिक से अधिक जो है सैद्धांतिक आधार के जगह पर व्यवहारिक बनाया जाए। तो इसके लिए भारत में नई शिक्षा नीति जो है वह शिक्षा नीति तैयार की गई है। अब उस शिक्षा नीति को जब भारत की सरकार लागू करेगी तो वहाँ पर पाठ्य पुस्तकों की जरूरत पड़ेगी। तो 2023-24 के सत्र के लिए एनसीईआरटी ने यह घोषणा कर दिया है कि वो नई पुस्तकें तैयार कर रही है। मतलब नया सत्र में जो नया सत्र आएगा 2023-24 का, उस नए सत्र में 1 से लेकर के 12वीं क्लास तक की एनसीईआरटी जो किताबें बनाती है वो किताबों का वह जो है वो किताबें तैयार कर रही हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न होगा किस सत्र से एनसीईआरटी की नई पुस्तकें नई शिक्षा नीति के अनुसार चलाई जाएगी? तो आंसर हो गया 2023-2024, मतलब यहाँ पर ए आपका सही है। बट बिफोर लिविंग दिस पेज या इस क्वेश्चन को छोड़ने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि एनसीईआरटी इज एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच प्रिपेयर्स बुक्स ऑफ standard books for students who are preparing who are studying from class 1 to class 12। एक क्लास से 12वीं क्लास तक के विद्यार्थियों के लिए यह मानक पुस्तकों का निर्माण करती है। एंड दिस बुक्स आर रिटन ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च
एंड ट्रेनिंग, ये जो किताबें लिखी जाती हैं ये अनुसंधान और प्रशिक्षण के माध्यम से किताबें लिखी जाती हैं। इसलिए इन किताबों का बड़ा महत्व है, इन किताबों को मानक माना जाता है। और जो कोई विद्यार्थी जब तैयारी करता है खास करके कंपटीशन लेवल की, तो उसको कहा जाता है कि एनसीईआरटी किताबों से ही आप शुरू करो, क्योंकि एनसीईआरटी किताबों को हम लोग ने मानक मान लिया है। 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना की गई थी। चलिए, और यह जो है नई पुस्तकें अब एनसीईआरटी की आ जाएंगी किस सत्र से, तो आंसर लगा 2023-2024। तो आपका यहाँ पर आंसर हो गया ये सही। किस सत्र से एनसीईआरटी की नई पुस्तकें नई शिक्षा नीति के अनुसार चलाई जाएंगी, तो आंसर हो गया 2023-2024। चलिए, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम अग्निवीर पासिंग आउट परेड में किसी लड़कियों के वर्ग में श्रेष्ठ घोषित किया गया। हु हैज declared outstanding in the list of girls in the first passing out parade of अग्निवीर। जो अग्निवीर का प्रथम पासिंग आउट परेड हुआ है, इसमें लड़कियों के वर्ग में किसे श्रेष्ठ घोषित किया गया। ए खुशी जैन, बी खुशी पठानिया, सी खुशी जैन और डी है खुशी परमार। खुशी जैन 2 बार हो गया, सॉरी, तो खुशी जैनब यहाँ पे लिखना था। तो ये आपका यहाँ पर हो गया, ये खुशी जैन नहीं बल्कि खुशी जैनब है। तो आपको प्रथम अग्निवीर पासिंग आउट परेड में किसी लड़कियों के वर्ग में श्रेष्ठ घोषित किया गया है। आप लोग इसके बारे में अपने आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करो, और मुझे लगता है कि आप लोग उसका कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर टाइप कर लोगे। तब तक मैं देखो आपको बता दूं, देखिए भारत की सेना दुनिया की संख्या के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी सेना है। आफ्टर चाइना वी हैव द लार्जेस्ट मिलिट्री फोर्स इन द वर्ल्ड। लगभग 14 लाख भारत की जो है वो सेना है। अब आपको पता ही है कि जो ये 14 लाख जो भारत की सेना है, कुछ समय के बाद कोई भी नौकरी करता है तो उसको रिटायरमेंट मिलती है, और रिटायरमेंट जब मिलती है तो रिटायरमेंट के बाद क्या होता है कि उनको पेंशन दिया जाता है। तो भारत के सरकार खजाने पर एक भार हो जाता है। दूसरी बात यह है कि भारत की सरकार की सोच यह रही कि अगर यदि हम जो मिलिट्री या फोर्स है, जो सेना है, उस सेना में यदि हम नवयुवकों को लेकर के आए तो जाहिर सी बात है उनकी न तो सिर्फ क्षमता बढ़ेगी, साथ ही साथ एक समय के बाद वे दूसरी नौकरी में चले जाएंगे और नए लोग आ जाएंगे। तो इस प्रकार से रोजगार का सृजन भी बहुत तेजी से होता रहेगा। तो भारत की सरकार ने क्या किया, उसने यहाँ पर एक स्कीम चलाई, जिस स्कीम का नाम है 2022 में स्कीम चलाई गई, जिस स्कीम का नाम है आपका अग्निपथ योजना। अब मैं बताना चाहूँगा कि अग्निपथ योजना में यह सरकार ने यह रखा है कि 17.5 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष तक की उम्र के जो भारत के जो नागरिक होंगे, तो ऐसे लोगों को क्या किया जाएगा, ऐसे लोगों को अग्निवीर में के रूप में उनको इंडक्ट किया जाएगा। और भारत में एयरफोर्स, आर्मी और नेवी में अलग से कोई भी भर्ती नहीं होगी। तो यह जो पहली अग्निवीर जो थे, उन पहले अग्निवीरों की जो मैं कहूँगा खेप थी, ये उसकी ट्रेनिंग चल रही थी आपके उड़ीसा के चिल्का झील में। और ये लोग निश्चित रूप से नेवी के लिए प्रशिक्षण कर रहे थे। 2585 लोगों में से लगभग मैं बताना चाहूँगा कि 350 जो है लड़कियाँ थी। तो यह जो पासिंग आउट परेड हुआ, पासिंग आउट परेड का मतलब होता है कि जब उन्होंने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया, 6 महीने का प्रशिक्षण होता है, प्रशिक्षण पूरा कर लिया, अब वे जाएंगे अपने फील्ड में। तो इस पासिंग आउट परेड में जो सबसे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करता है उसको एक पदक यहाँ पर देने की बात हुई, एक पदक देने की बात हुई जिसका नाम है बिपिन रावत पदक। तो बिपिन रावत पदक से जो है नवाजा गया। इसमें लड़कियों के वर्ग में खुशी पठानिया ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया अपने ट्रेनिंग में, और इसके लिए उनको बिपिन रावत पदक दिया गया। तो यहाँ पर जो आंसर जाएगा आपको, प्रथम अग्निवीर पासिंग आउट परेड में किसे लड़कियों के वर्ग में श्रेष्ठ घोषित किया गया है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका बी, खुशी पठानिया। खुशी पठानिया को लड़कियों के वर्ग में ये जो है श्रेष्ठ घोषित किया गया है। और जहां तक लड़कों का बात है, तो लड़कों की बात है बताना चाहूंगा कि अजीत पी को यहां पर अग्निवीरों में लड़कों में इन्हें श्रेष्ठ घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है कि अभी हाल में भारत के उपग्रह प्रक्षेपण यान LVM-3 के द्वारा किसके 36 उपग्रहों का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किया गया। ए OneWeb, बी यूरोपियन यूनियन, सी नासा, डी रॉस कॉस्मोस।
फिर से बार मैं क्वेश्चन पढ़ दूं कि रिसेंटली बाय एलएमबी इंडिया हैज लॉन्च्ड LMB-3 इंडिया हैज लॉन्च 36 सैटेलाइट्स सक्सेसफुली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्गेनाइजेशन, वो कौन सा संगठन है जिसका भारत में भी LMB-3 के द्वारा 36 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? ए है OneWeb, बी है यूरोपियन यूनियन, सी है नासा और सी है रॉसकॉस्मोस। आप अपने आंसर जो है विकल्प बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में टाइप करो, तब तक मैं आपको इसके बारे में देखो बताता हूँ। देखिए, भारत की जो अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत है, यह शुरुआत होती है 1962 में, 1962 में, और यह शुरुआत होती है एक संगठन की स्थापना से, जिस संगठन नाम था इनकोस्पार, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। इस कमेटी का काम था कि आप यह देखो कि भारत की फिजिबिलिटी, भारत की पॉसिबिलिटी अंतरिक्ष क्षेत्र में क्या है। तो यह संगठन के जो विक्रम साराभाई साहब अध्यक्ष थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया और यह बताया कि इंडिया हैज़ ग्रेट पॉसिबिलिटी इन दिस फील्ड, भारत का इस क्षेत्र में बहुत अधिक संभावनाएं हैं। और तो इस प्रकार से क्या किया गया कि 15 अगस्त 1969 को 1969 को भारत में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अर्थात इसरो की स्थापना की गई। तो इसरो के माध्यम से भारत का जो अंतरिक्ष कार्यक्रम चलता है। अब देखो क्या था कि हम लोगों ने 17 अप्रैल 1975 को भारत का पहला सैटेलाइट बनाया, जिसका नाम था आपका आर्यभट्ट, और इसका प्रक्षेपण किया गया था ग्लोब कॉस्मोस से, कजाकिस्तान की धरती से, जिसका नाम बेकानूर है। इसका भारत ने भास्कर श्रृंखला के 2 उपग्रह बनाए। सारे उपग्रह का प्रक्षेपण हम लोगों ने वही पूर्व सोवियत संघ की धरती से किया, लेकिन हम लोगों की मन के अंदर इच्छा थी कि हम बनाए रॉकेट, और जिससे हम उपग्रहों का प्रक्षेपण खुद से कर सकें। तो इस काम के लिए क्या किया गया, भारत में ने प्रोजेक्ट करना चलना शुरू कर दिया और भारत में रॉकेट बनाए गए। और ये जो रॉकेट पहला बना, इसका नाम था SLV, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, जिसका पहला प्रक्षेपण 1979 में हुआ था, लेकिन असफल हो गया था। फिर 1980 में जब उसका प्रक्षेपण किया गया तो ये सफल साबित हुआ। SLV को हम लोगों ने आगे और बढ़ाया तो ASLV बनाया, उसको और आगे बढ़ाया तो PSLV बनाया और उसको आगे बढ़ाया तो GSLV बनाया। तो GSLV का मतलब हो गया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। GSLV जो है यह इसमें 3 जो है स्टेज हैं, इसको 3 स्टेज आप कह सकते हो। पहले स्टेज में हम लोगों ने सॉलिड प्रोपेलेंट मतलब HTPB और अमोनियम परक्लोरेट का प्रयोग कर रखा है। दूसरे में जो हम लोगों ने लिक्विड प्रोपेलेंट अर्थात UDMH के साथ में नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड का प्रयोग किया हुआ है। और तीसरा जो इसमें क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया गया है। क्रायोजेनिक इंजन में हम लोग लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन को का इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोजन का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है आपका फ्यूल या ईंधन के रूप में, और ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है ऑक्सीडाइजर अर्थात ऑक्सीकारक के रूप में। अब मैं आपको यहाँ बताऊं कि भारत में क्रायोजेनिक इंजन जो है वो पहले पूर्व सोवियत संघ, बाद में रशिया हो गया वो, तो रशिया से प्राप्त किया। और इसके बाद क्या किया कि भारत ने जो भी क्रायोजेनिक इंजन प्राप्त किए, हम लोगों ने यह सोचा कि क्रायोजेनिक इंजन हम कितना खरीद कर इस्तेमाल कर पाएंगे, तो भारत ने खुद का क्रायोजेनिक इंजन बनाना शुरू कर दिया और भारत को इस फील्ड में सफलता मिल गई। और इस प्रकार से भारत ने सफलतापूर्वक 2017 में एक अपर क्रायोजेनिक इंजन स्टेज का जो है परीक्षण किया था। और वहीं से भारत के में यह निर्णय कर लिया कि अब हम भारत भारी उपग्रहों को दुनिया के लिए प्रक्षेपित करके और हम धन कमाएंगे। तो भारत ने क्या किया, यहाँ पर देखो बताना मैं चाहूँगा कि जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है GSLV का ही एक रूप है जिसका नाम है GSLV Mk3 का नाम था, मार्क 3। तो GSLV मार्क 3, अब इससे देखो कंफ्यूजन रहता है GSLV और GSLV मार्क 3। तो क्या किया गया कि भारत की सरकार ने क्या किया, मतलब मैं कहना चाहूँगा इसरो या भारत की सरकार ने क्या किया, उसने इसको जो 2019 में जो GSLV Mk3 है उसका नाम बदल कर दिया लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3। तो LMB-3 जो है, LMB-3 का नाम बदल के कर दिया गया है लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3। यह वास्तव में GSLV का ही मॉडिफाइड फॉर्म है, या GSLV का मॉडिफाइड फॉर्म। अगर आपसे पूछा जाए कि LMB क्या है, तो LMB इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ GSLV। और 2019 में GSLV का जो एक संस्करण था जिसका नाम था GSLV Mk3, उसी को यहाँ पर एक नया नाम दिया, इसरो ने नाम दिया गया लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3 इसका नाम दिया गया है। और इसका देखो काम क्या है कि यह भारी से भारी उपग्रहों को
जैसे बताना चाहूँगा कि 2 टन से लेके 3 टन तक के उपग्रहों का ही प्रक्षेपण कर सकता है GSLV Mk3। लेकिन जो LVM-3 है यह जो है यह 4 टन से भी अधिक उपग्रहों, भारी उपग्रहों को पृथ्वी के भूस्थैतिक कक्षा मतलब 36,000 किलोमीटर तक ले जाकर के यह स्थापित कर सकता है। और अगर निचली कक्षा की बात होगी तो यह 10 यह बताना मैं चाहूँगा कि यह जो है यह 10,000 किलोग्राम तक के उपग्रहों को पृथ्वी कक्षा में स्थापित करने में यह सक्षम है। इस तरीके से यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि 2022 में अक्टूबर 2022 में LMB-3 के द्वारा एक यूरोप की संस्था है जिसका नाम है वनवेव के 36 उपग्रहों को एक साथ पृथ्वी कक्षा में LMB ने स्थापित किया था। और अभी 26 मार्च 2023 को LMB-3 के द्वारा फिर से 36 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया। मैं बताना चाहता हूं कि वनवेव एक योजना है जिसमें ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और यूरोप के कुछ देश हैं, ये सब मिल करके वहां के संचार के लिए एक योजना चला रहे हैं जिसमें 672 उपग्रहों को पृथ्वी के विभिन्न कक्षाओं में स्थापित करने की इनकी योजना है। और इस योजना में भारत ने इनके 72 उपग्रहों को पृथ्वी कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचाने में सफलता पा ली है। निश्चित रूप से भारत के लिए ये बहुत गर्व की बात है। तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा जरूर, और प्रश्न क्या बनेगा कि जो LMB-3 है वो किसका मॉडिफाइड फॉर्म है। तो आपको याद रखना है कि एक मॉडिफाइड फॉर्म है GSLV Mk3 का। GSLV Mk3 को ही नया नाम दे दिया गया LMB। कब दिया गया? 2019 में। और यह जो 36 उपग्रहों को 2 बार प्रक्षेपित कर चुका है। तो यह किस देश के उपग्रह हैं? तो यहाँ पर देश नहीं बल्कि यहाँ पर संगठन में कहना चाहूंगा क्योंकि इसमें कई देश हैं। तो इसका नाम होगा वनवेव। आपको पता होना चाहिए कि यूरोपियन यूनियन में जो 27 देश हैं वो यूरोपियन यूनियन का अपना एक ईसा नाम का एक जो है अंतरिक्ष उपकरण है, नासा अमेरिका का है और रोसकॉस्मोस जो है यह रशिया का है। तो यहाँ पर जो सही आपका आंसर है वो सही आंसर आपका है ए। सही आंसर आपका है ए। यहाँ पर सही आंसर आपका हो गया ए कि अभी हाल में भारत के उपग्रह प्रक्षेपण यान LMB-3 के द्वारा इसके 36 उपग्रहों का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किया गया। तो आंसर जाएगा यहाँ पर ए अर्थात वनवेव। चलिए हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जेड मोड सुरंग निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जा रहा है? ए जम्मू कश्मीर, बी लेह, सी एथाबी और डी हिमाचल प्रदेश। देखो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो भारत के पहाड़ी राज्य हैं उन पहाड़ी राज्यों में जो माल की ढुलाई होती है उस माल की ढुलाई में बहुत अधिक खर्च हो जाता है। या हम लोग समग्र भारत की बात करें तो जिसको हम लोग कहते हैं आपूर्ति श्रृंखला, जिसको लॉजिस्टिक कहा जाता है, इस लॉजिस्टिक की बात अगर करोगे तो चीन का लॉजिस्टिक खर्च मात्र 8% है। यूरोपियन हम लोग यूनियन की बात करें इसका लॉजिस्टिक खर्च है 12%, भारत में 16% है। भारत की सरकार को ये लगता है कि अगर हम लॉजिस्टिक मतलब जो आपूर्ति श्रृंखला है इसकी अगर हम इसको सस्ता कर लें, इसके रेट को कम कर दें तो भारत में जो है महंगाई रोकी जा सकती है और भारत में वस्तुओं के मूल्य को काफ़ी कम कर सकते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जगह जगह जो है वह सड़कों को इस प्रकार जोड़ा जा रहा है कि दूरी को कम किया जा सके। तो मैं बताना चाहूँगा कि लेह से लेकर के लद्दाख तक लेह से लेकर के आपको श्रीनगर तक आने में बहुत लंबा टाइम लगता था। और यहाँ पर एक सुरंग बनाकर ये दिखाएगा कि सुरंग बना दी जाए तो सुरंग बनाने से क्या हो जाएगा, एक तो 12 महीने कनेक्टिविटी जाएगी और जो समय लगता था 3.5 घंटे का वो समय मात्र सिमट करके रह जाएगा आपका 15 मिनट में जो है वह आप श्रीनगर को जो है लेह से जोड़ने के लिए एक सुरंग बनाने की बात है। और उस सुरंग का नाम है जेट मोड, क्योंकि वहां पर जो सड़क है ना उसका आकार जेट की तरह है, इसका नाम है जेट मोड सुरंग। यह 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जा रही है। और मैं बताना चाहूंगा जोजिला पास के पास सुरंग बन रही है एशिया का सबसे बड़ी सुरंग, यह उसी के पास में ये सटा हुआ है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि जेट मोड सुरंग निम्न किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर। हालांकि यह जोड़ किसको रहा है, तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को लेह से जोड़ रहा है। तो यहाँ पर 2 प्रकार के क्वेश्चन आपके बनेंगे। यहाँ पे आपके 2 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन आपका जो मैंने बना दिया है वो क्या बना दिया कि जेड मोड सुरंग निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। और यह पूछा जाए यह किसको किसको जोड़ेगा, तो यह जोड़ेगा आपको जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को लेह से जोड़ेगा। और इसका फायदा क्या मिलेगा, फायदा यह मिलेगा कि जो 3.5 घंटे का रास्ता है वह रास्ता जो है सिमट करके मात्र रह जाएगा आपका 15 मिनट का। और
सबसे बड़ी बात यह है, जो सबसे बड़ी बात है और वो यह है कि जो लॉजिस्टिक्स है, मतलब आपूर्ति श्रृंखला, इस आपूर्ति श्रृंखला में हमें काफ़ी मदद पहुंचेगी। भारत इस प्रकार के बहुत सारे सुरंगों पर जो है इस भारत में इस समय कार्य किया जा रहा है। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। भारत में चर्चित अतीक अहमद को सजा देने वाली एमपी एमएलए न्यायालय की स्थापना कब की गई? अभी अभी देखो आपको जानकारी होगी कि आपके प्रयागराज से एक माफिया जिनको अतीक अहमद के नाम से हम लोग जानते हैं, तो पिछले 45 सालों में कहा जाता है कि अतीक अहमद का जो है यहाँ पर प्रयागराज में पूरी तरीके से उनका साम्राज्य था और उन पर 101 मुकदमे चले, लेकिन किसी मुकदमे में उनको सजा नहीं हो पाई। और ये मैं बताना चाहता हूँ कि सिर्फ अतीक अहमद की कहानी नहीं है, ये भारत में जितने एमपी एमएलए हैं, अगर अभी आप वर्तमान की बात करोगे तो भारत के आधे संसद ऐसे हैं जो दागी हैं, जो दागदार हैं, और सांसदों के ऊपर मुकदमे तो चलते हैं लेकिन पूरा जीवन खत्म हो जाता है, लेकिन वो मुकदमे में जो है सजा नहीं पाते क्योंकि वो मामला टलता चला जाता है। तो एक मैं बताना चाहता हूँ कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट का एक यहाँ पे ऑर्डर आया, एक पीआईएल दाखिल हुई थी, उस पीआईएल धारा पे यहाँ पर यह जो है ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और सरकार से कहा गया कि आप यहाँ पर एक एमपी एमएलए कोर्ट जो है बनाइए, एमपी एमएलए कोर्ट बनाया जाए। तो भारत के 11 मैं बताना चाहूँगा कि भारत के 11 बनाया गया था, लेकिन आपका केरल खत्म हो गया, तो 10 जो है भारत के 10 राज्य हैं जहाँ पे एमपी एमएलए जो है कोर्ट बनाए गए हैं। और ये जो एमपी एमएलए कोर्ट है, यहाँ पर जो एमपी एमएलए जो दागदार होते हैं उनकी यहाँ पे सुनवाई होती है। मैं बताना चाहता हूँ कि जो बहुत सारे मुकदमे चल रहे थे अतीक अहमद के ऊपर जिसमें उनको सजा हुई है, वो आपका इंडियन पिनल कोड आईपीसी की धारा जो है 362 है, जिसमें अपहरण या किडनैपिंग की बात है। और किडनैपिंग शब्द यहाँ पर आपको मैं कहना चाहूँगा कि अपहरण या जो किडनैपिंग है वो किडनैपिंग का केस उनके ऊपर चल रहा था और उस किडनैपिंग केस में उन्हें जो है आजीवन कारावास की जो है सज़ा हो गई है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है, ये देखो किसी व्यक्ति विशेष के बारे में प्रश्न नहीं पूछा जाता है, लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट जो है यहाँ पर अब चर्चे में आ गया। तो आपको याद रखना है कि एमपी एमएलए कोर्ट जो है वह 2017 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के माध्यम से 2018 में स्थापित किया गया। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 2018 ए। आपका जो यहाँ पर विकल्प जो सही है वो विकल्प सही हो गया आपका ए, कि भारत में चर्चित अतीक अहमद को सजा देने वाली एमपी एमएलए न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो आंसर हो जाएगा 2018। चलिए हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रपति निलयम को अभी जनता के लिए खोला गया कहाँ स्थित है? ए आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी तेलंगाना, डी झारखंड। आपको पता होना चाहिए कि भारत में राष्ट्रपति के विश्राम स्थल या राष्ट्रपति के आश्रय स्थल जो है वो 3 है। एक तो नई दिल्ली में है, इसको राष्ट्रपति भवन कहते हैं। दूसरा आपका हिमाचल प्रदेश के शिमला के पास छबड़ा गाँव में है, जिसको प्रेसिडेंट रिट्रीट कहा जाता है। और तीसरा आपका हैदराबाद में है, जिसको राष्ट्रपति निलयम कहते हैं। आपको पता ही है कि हैदराबाद जो है वो तेलंगाना की राजधानी है। इस प्रकार से यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रपति निलयम जो भी जनता के लिए खोला गया है वो किस राज्य में है? तो आपको बताना मैं चाहूँगा कि यह जो है यह जो है तेलंगाना राज्य के हैदराबाद के पास जो सिकंदराबाद है वहाँ पर एक जगह है बोलारूम। तो यहाँ पे तेलंगाना के बोलारूम में जो हैदराबाद के पास है, तो जो हैदराबाद के सिकंदराबाद के पास है, यहीं पर आपका बनाया गया है राष्ट्रपति निलयम। मैं बता दूं कि अब पहले हुआ करता था जो नवाब था वहाँ का, उस नवाब का यह आश्रय स्थल था या उसका विश्राम गृह था, तो उसी को यहाँ पर बनाया गया है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रिट्रीट बनाया गया है। तो राष्ट्रपति निलयम को अभी जनता के लिए खोला गया कहाँ स्थित है? जब बोला दूँ कि भारत में राष्ट्रपति के 3 विश्राम स्थल बनाए गए हैं। एक तो आपका राष्ट्रपति भवन है, एक तो हो गया आपका राष्ट्रपति भवन, दूसरा आपका हो गया प्रेसिडेंट रिट्रीट मतलब राष्ट्रपति आश्रय स्थल, और तीसरा हो गया राष्ट्रपति निलयम।
राष्ट्रपति निलयम। चलिए, तो ये आपके हो गए राष्ट्रपति निलयम को अभियंता के लिए खोला गया। यह कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा सी, तेलंगाना के बोलारून के सिकंदराबाद में। ठीक है, तेलंगाना के पास जो सिकंदराबाद है वहाँ के बोलारून में। तो ये आपका हो गया सातवां का आंसर। सातवां का आपका आंसर हो गया तेलंगाना से ही। अब आइए हम लोग आते हैं चलिए, आज चूँकि टाइम भी हो गया है तो हम लोग यहीं तक इस क्लास को रखते हैं, और आप मेरे साथ अपने नेत्रों को बंद करें और एक वैदिक मंत्र का हम लोग उच्चारण करते हैं। हरि ओम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमोक्षेमामृतात्।